Natural resources. Why is the atmosphere essential for life? First question. Why is the atmosphere essential for life? मतलब जीवन जीने के लिए एटमॉस्फेयर वायुमंडल की क्या महत्ता है? Its answer is the atmosphere maintain the average temperature of the earth fairly steady. It prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours and slow down the escape of heat into outer space during night. तो जो एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी के तापमान को, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? नियत रखता है, कांस्टेंट रखता है. इट प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर. अचानक से गर्मी बढ़ गई, अचानक से तापमान बढ़ गया. ड्यूरिंग द डे लाइट, दिन में सूरज के प्रकाश जब धूप होती है तो अचानक से तापमान को बढ़ने से, और रात को तापमान को अचानक से कम होने से बचाता है कौन? एटमॉस्फेयर. सो इट इज आंसर. देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ? जीवन जीने के लिए पानी क्यों अनिवार्य है? क्या महत्ता है पानी की हमारे दैनिक जीवन में? आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा ऑल लाइफ प्रोसेस which take place in the cells require water as a medium. Water is required for transportation of substances from one part of the body to the other in a dissolved form. So water is essential for life. इसका मतलब है कि जो वाटर है वो हमारी कोशिकाओं में जो सबस्टेंस, जो जब हमारा शरीर में जो लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे पाचन हो गया, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, तो डाइजेशन में जो सबस्टेंस जो घुलते हैं इनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने का काम जो ब्लड का है, सर्कुलेशन का है, तो उसमें वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है. Then now question number 3. How are living organisms dependent on the soil? Are organisms that live in water totally independent of soil as a resources? How are living organism? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल पे किस प्रकार से डिपेंडेंट हैं, और आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्सेज. और जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वाटर एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो सॉइल पे निर्भर रहते हैं? क्या वो सॉइल पे निर्भर नहीं रहते हैं? आंसर. ऑल लाइफ फॉर्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सॉइल. यानी कि जितने भी लाइफ की फॉर्म है, लाइफ की जो प्रोसेस होती हैं, या तो वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली वो सॉइल पे निर्भर रहती हैं. कैसे? फॉर फूड ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सॉइल. भाई भोजन के लिए तो सभी जीव पौधों पे आश्रित हैं, क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं, और पौधों का जो उत्पादन होता है, पौधों का जो जीवन होता है वो मिट्टी पे निर्भर होता है ना. चाहे वो जल में भी रहते हो तो जल तो मिट्टी के ऊपर ही है. इस प्रकार से ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द सॉइल. प्लांट्स नीड सॉइल फॉर दियर सर्वाइवल. भाई पौधों को तो सॉइल अपने सर्वाइव करने के लिए उनको सॉइल चाहिए, चाहे उनको जमीन में खड़ा रहना हो, चाहे मिनरल्स को लेना हो, जाइलम के द्वारा जल को अवशोषित करना हो, जड़ों के द्वारा स्थिर रहना हो. तो पौधों के लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है और पौधे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सॉइल पे डिपेंड हैं. प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स सॉइल के माध्यम से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म. भाई जैसे प्लांट सॉइल पे डिपेंड है, तो ऐसे अन्य जीव भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सॉइल के ऊपर डिपेंड हैं. हम जानते हैं कि कई जीवों का तो सॉइल के ऊपर अपना हैबिटेट होता है, अपना घर होता है, जैसे रोडेंट्स हैं. तो इस प्रकार से सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
You have seen weather reports on television and in newspapers. How do you think we are able to predict the weather? आपने समाचारों में, समाचार टेलीविज़न में, समाचार पत्र में मौसम की खबरें सुनी होंगी, वेदर की खबरें सुनी होंगी। तो आपको क्या लगता है आपको कि हम मौसम का अनुमान किस प्रकार से करते होंगे? आंसर, इन द मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया rain is brought mainly by the southwest or northwest monsoon. Prediction of weather is made by meteorologists by studying wind patterns that decide the patterns of rainfall. This also shows areas of low pressure and high pressure. This information is compiled in meteorological department, which is further transmission through radios, televisions and newspapers. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो भी वेदर न्यूज़ मिलती है वो उस न्यूज़ को आगे रेडियो में, टेलीविज़न में और न्यूज़पेपर में ट्रांसमिट कर देते हैं और फिर हमें अपने मौसम के बारे में जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, we know that many human activities lead to increased level of pollution of air, water bodies and soil. हम जानते हैं कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एयर, वाटर बॉडीज और सॉइल में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन? आपका क्या सोचना है कि हम ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किसी निर्धारित स्पेसिफिक, किसी विशेष लिमिटेड एरिया में करें तो क्या ऐसा करने से पॉल्यूशन कम हो सकता है? इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं। देन नाउ आंसर, आइसोलेटिंग द एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट. Setting up of industries in isolated regions will control pollution to a large extent, as the pollution caused by these industries will not contaminate the water resources, agricultural land, etc. इसका मतलब है कि आइसोलेटेड एक्टिविटीज़, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जिनसे पॉल्यूशन होता है, इनको स्पेसिफिक और लिमिटेड एरिया में करते हैं तो ऐसा करने से पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि इन इंडस्ट्रीज़ को अलग रीजन में, मतलब शहर से कहीं दूर इनको स्थापित करें तो पॉल्यूशन, बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो हानिकारक प्रदूषित, कॉन्टामिनेट मीन्स दूषित, प्रदूषित जो पानी है, उस पानी से वाटर रिसोर्स प्रदूषित होने से बच सकते हैं। और हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो केमिकल, जो रसायन जो पड़ेंगे वो उनसे हम बचा सकते हैं। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, आपको एक नोट लिखना है कि फॉरेस्ट, जंगल जो हैं किस प्रकार से हमारी हवा, पानी, मिट्टी और हमारे पर्यावरण को की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट आंसर में जो हमने लिखा कि फॉरेस्ट डू इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज, द वेज विच दे इन्फ्लुएंस आर। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे फॉरेस्ट हमें प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन, इनका बैलेंस बनाने का काम फॉरेस्ट का है, पेड़ पौधों का है। फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, शर्ब एंड हर्ब्स। भाई फॉरेस्ट, जंगल किसे कहते हैं जहाँ पे ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। शर्ब मीन्स झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स शाक होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं छोटे छोटे, जैसे धान का पौधा है ना, इनको हम पौधा हर्ब बोलेंगे। शर्ब मीन्स झाड़ी, जैसे गुलाब का पेड़ झाड़ी नुमा होता है। और ट्रीज मीन्स जैसे बांज का पेड़, काफल का पेड़, इनको हम ट्रीज कहेंगे। तो जंगल हम उसे कहेंगे जिसमें ट्रीज भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं और हर्ब्स भी होते हैं, ठीक है, हर्ब।
दे टेक इन CO2 एंड गिव ऑक्सीजन O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है भाई। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है दिन में तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है इन द डे लाइट, दिन के समय में। थस ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग कंबशन एंड रेस्पिरेशन इज रिप्लेनिश्ड बाय फॉरेस्ट। और ऑक्सीजन को पौधा क्या करता है, रेस्पिरेशन जब भी करता है, भाई 24 घंटे करेगा ना पौधा रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन को तो लेता ही है, लेकिन दिन में वो दो प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, इसलिए पौधे दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। इस प्रकार से पहला जो पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों को बैलेंस बनाने का काम फॉरेस्ट का है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। सेकेंड वन पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी को कटने से बचाने में भी फॉरेस्ट की भूमिका होती है। किस प्रकार होती है देखिए, इसका सेकंड जो पार्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। Trees and other roots of plant bind the soil particle firmly. They form a vegetation cover over the fertile topsoil. Trees of the forest check the flow of running water and wind, thus preventing the removal of topsoil and consequently the soil erosion. इसका मतलब है कि जो सॉइल, जो फॉरेस्ट हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल को आपस में बांध करके रखती हैं और मिट्टी के ऊपर जो वेजिटेशन, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज जो होते हैं, ये मिट्टी की ऊपरी परत जो टॉप सॉइल होती है उसको कवर करके रखते हैं। और प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो टॉप सॉइल में होता है, जिसमें ह्यूमस होता है, खाद होती है। और पेड़ पौधे, हर्ब, शर्ब और ट्री की जो जड़ें होती हैं, ये टॉप सॉइल की उस फर्टाइल पार्टिकल्स को बांध करके रखते हैं। इट मीन्स फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जिसके कारण वो सॉइल, मिट्टी जो है कि पानी से, बारिश के पानी से या हवा से बहने से, उड़ने से बच जाती है। और रेगिस्तान का उदाहरण, डेजर्ट का तो हम जानते हैं, वहाँ पे जब पेड़ पौधों को काटा गया होगा तो धीरे धीरे टॉप सॉइल हवा और पानी में उड़ करके और बह करके निकल गई, और वो ज़मीन, जब टॉप सॉइल का ह्यूमस ही उड़ गया तो वो ज़मीन क्या हो गई, बैरन हो गई, बंजर हो गई। द थर्ड वन पॉइंट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के जो स्रोत होते हैं उनको चार्ज करने का काम करते हैं, रिचार्ज करने का काम करते हैं, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करते हैं उसका लेवल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर लार्ज इन नंबर एंड रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर during transpiration in the form of water vapor. This water vapor helps in the formation of clouds, which on precipitation causes rain. If forests are cut and not replenished, there will be reduction in rainfall and hence change in the climate. Trees in the forest. जंगल में जो ट्रीज, जो पेड़ हैं, जो हार्वेस्ट एंड ट्रीज हैं, ये बहुत संख्या में होते हैं। अगर हम इनको काट दें तो इसके कारण वाटर लेवल पे वो ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है, डिप्लेक्ट हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। ट्रांसपीरेशन मीन्स पानी को जब जाइलम के द्वारा पौधे ऊपर लेते हैं तो उसके बाद पत्तियों के निचले सिरे से पौधे वाटर को वेपर बना करके ऊपर भेजते हैं। इस क्रिया को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की बात नहीं हो रही है, ट्रांसपीरेशन, जब पेड़ पौधे पानी को भाप बना करके स्टोमेटा के माध्यम से ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान ऊपर आसमान में भेजते हैं, वायुमंडल में भेजते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो पेड़ पौधे रेस्पिरेशन तो 24 घंटे करते हैं, तो इस दौरान वो ट्रांसपीरेशन जब करते हैं तो पानी को वेपर बना करके वायुमंडल में भेजते हैं, जिसके कारण क्लाउड बनते हैं, यानी कि बादलों को बनाने में, बारिश को करने में पेड़ पौधों का बहुत योगदान होता है। और इसीलिए जो हमारा ईस्ट वाला जो पोर्शन है, आसाम, मेघालय, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पे फॉरेस्ट
जो हर्ब एंड ट्रीज है, ये एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट का क्लाउड बनाने में और रेन को प्रोड्यूस करने में फॉरेस्ट का बड़ा योगदान होता है। इफ फॉरेस्ट आर कट एंड नॉट रिप्लेस्ड, इसलिए अगर जंगलों को काट दिया जाए और दोबारा से उनकी जगहों पे नए पौधे न लगाए जाएं, देयर विल बी रिडक्शन इन रेनफॉल, तो बारिश में कमी आ सकती है। एंड हेंस चेंज इन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट में चेंज आ सकता है। और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे जो उपजाऊ जमीन है वो भी मरुस्थल में बदल जाएगी। तो प्यारे छात्रों, आपको जरूर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर विद डिटेल आपको बताए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अश्विनी को। थैंक यू।